हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रतिशत की, और प्रतिशत में हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि अभी तक आपने तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आय और व्यय और बचत से संबंधित प्रश्नों की। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे होता है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है। लिखा गया है कि रमेश है जो अपनी आय का 60% खर्चा करता है। रमेश है जो अपनी आय का 60% खर्चा करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, यदि आय 20% बढ़ जाए और खर्चा उसका 10% बढ़ जाए तो बचत में क्या परिवर्तन होगा। एक बात बताना दोस्तों, जो रमेश है, रमेश की आय की बात हो रही है, और आय, खर्चा और बचत जो भी है वो परसेंटेज में देना है। तो मैं परसेंटेज में उसकी आय मानना चाहूँ तो आप कह सकते हो कि सर रमेश की जो आय होगी वो प्रतिशत की बात करूँ तो कितनी प्रतिशत हो सकती है? 100%। अब देखिए क्या कह रहा है, रमेश अपनी आय का 60% खर्चा करता है। भाई कमा 100 रहा था, जिसमें से खर्चा वो कर रहा है कितना? 60% का। कितना प्रतिशत खर्चा कर रहा है? 60। जब उसने 100 कमाए, 60 खर्च कर दिए तो दोस्तों बचत कितनी रह जाएगी? तो देखिए 100 में से 60 खर्च कर दिए तो बोलो बचत 40% रह जाएगी। आगे क्या बोला उसने? वो कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए। आय कितनी थी? 100 थी। 100 को यदि आप 20% बढ़ाओगे तो आप बोलोगे सर आय उसकी हो जाएगी 120%। लेकिन उसका जो खर्चा है वो भी कितना बढ़ता है? 10%। खर्चा कितना है दोस्तों? 60%। जब 60% को आप, खर्चा सर 60 था, उसको 10% बढ़ाओगे तो 10% बढ़ेगा तो 110 बटे 100, और लगाकर सॉल्व किया तो बताओ, आप बोलोगे कि खर्चा सर उसका 66 हो गया। ये 66 खर्चा कब हुआ है? जब उसने कितनी कमाई करी थी? 120 की। 120 कमा रहा है और 66 खर्चा कर रहा है, तो बताओ 120 में से 66 कम कर दोगे तो 54 की वो क्या करता है? बचत करता है। देखिए दोस्तों, पहले उसकी बचत थी 40% की, अब वो बचत कर रहा है 54% की, और वो पूछ रहा है कि बचत में क्या परिवर्तन होगा। तो आप कहोगे कि सर उसकी बचत है वो 14 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 14 वृद्धि हुई है बचत में, और ये 14 की वृद्धि कितने पर हुई है? प्रारंभिक बचत कितनी थी? 40 पर। और परसेंटेज बनाऊँ तो 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0, 2 से घाटा 2 और 5, और 2 से घाटा 7, 7 पंजे 35। तो बताइए दोस्तों, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 35% की। उसने कहा था आय 100 है, खर्चा 60 करता है तो बचत 40 हो गई। आय फिर उसकी 20% बढ़ती है तो 120 हो गई। खर्चा उसका 10% बढ़ता है, खर्चा 60 था, 10% बढ़ा तो वो 66 हो गया। 120 में से 66 उसने खर्चा कर दिया तो कितना रह गया? 54। बचत आ गई। पहले बचत करता था 40 की, लेकिन अब कर रहा है 54 की। तो आप कहोगे कि बचत उसकी 14 बढ़ गई, और ये 14 कितने पर बढ़ी है? 40 पर बढ़ी है, और परसेंटेज बनाया तो 100 से। तो आपका आंसर आएगा सर 35% वृद्धि। देखिए दोस्तों, ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि रुपेश अपनी आय का 90% खर्चा करता है। यदि उसकी आय 10% बढ़ जाए और उसका खर्चा 20% बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। दोस्तों, रुपेश की आय की बात करूँ तो आप बोलोगे सर रुपेश की आय है, आय की बात करोगे रुपेश की तो बोलोगे रुपेश की आय सर 100% है। 100 में से वो 90% खर्चा करता है, यानी खर्चा करता है 90% का। कितने में से करता है दोस्तों? 100 में से। तो आप कह दोगे कि सर उसकी बचत है अब 10 की रह गई। बचत कितनी रह गई? 10 की। ये तो हमने रुपेश अपनी आय का 90% खर्चा करता है, इसके अनुसार ये सारी बातें हमने राइट अप करी। अब आगे क्या कह रहा है? यदि उसकी आय 10% बढ़ जाए। दोस्तों, आय आपने मानी थी 100, ये 10% बढ़ेगी तो आप बोलोगे सर आय उसकी 110% हो जाएगी। और जो खर्चा है 20% बढ़ जाए। खर्चा कितना है भाई? 90। जब 90 खर्चा 90 है, 90 का 20% बढ़ाओगे तो 120 बटे में क्या करोगे? 100 करोगे, और आप इसको सोल्व करो तो 12 नाम 108 होता है। दोस्तों, 110 कमाता है, 110 कमाता है, 108 खर्चा करता है। 110 कमाता है, 108 खर्चा करता है, तो बताइए बचत मात्र कितने की आएगी? 2 की। अब आपको बताना है बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। दोस्तों, एक बात बताओ, उसने कहा कि पहले बचत वो 10 की करता था, अब बचत 2 की कर रहा है, तो आप बताइए बचत में कमी आई है, और कमी कितने की आई है? बोला सर 8 की कमी आई है बचत में। कितने की कमी आई है?
8 की कमी, और ये 8 की कमी कितने पर आई है? 10 पर आई है। और प्रतिशत बनाते हैं तो कितने से गुना कर देंगे? 100 से। आप सॉल्व करोगे तो बताओ दोस्तों, उसकी बचत में 80% की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और बचत और आय और व्यय से रिलेटेड अलग प्रकार के क्वेश्चन और करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो महेश है अपनी आय का 40% बच्चों की पढ़ाई पर, 20% खेलकूद पर, 15% घर खर्च तथा 12% अन्य खर्चे करने के बाद वह 1040 रुपये की बचत करता है, तो महेश की आय क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, बात कर रहा है वो आय की, तो आय जब बात परसेंटेज में हो रही हो तो हम क्या कह सकते हैं कि सर आय उसकी कितनी प्रतिशत है? 100% है। ये वाली बात हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो देखिए प्रश्न में क्या बोला उसने, हम शुरू करते हैं। मैं कह दूं कि मान लीजिए उसकी आय 100% है। आय कितनी है? 100%। और बात करें उसके खर्चे की, तो खर्चा आप बताओगे। बोला सर 40% बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करता है, 20% खेलकूद पे खर्च करता है, 15% घर खर्च करता है और 12% अन्य खर्चे करता है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो कहोगे सर 87% वो खर्चा करता है। कितने में से? 100% में से 87% उसने खर्चा कर दिया। तो आप कहोगे कि सर बचत उसकी 100 में से 87 कम कर दूं तो बोलोगे 13% की क्या होगी? बचत होगी। और आपको पता है जो बचत का परसेंटेज 13 आया है वो 1040 रुपये की बचत करता है। बचत राशि में 1040 रुपये है, लेकिन परसेंटेज में कितनी आई? 13। तो ये 13% कितने के बराबर हो गया? 1040 के। तो 1040 बचत है तो बचत का परसेंटेज 13 हो गया। जैसे ही मैंने 13 का भाग लगाया तो आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू आ गई। तो उसने पूछा कि उसकी आय क्या होगी, तो आय के लिए कितने से गुना कर दूं? 100 के लिए। और आप इसको गुना करोगे 13 × 104 तो बताओगे सर उसकी आय होगी 8000। दोस्तों यदि वो आपसे पूछता है कि बताओ खेल कूद पे कितना खर्च करता है, तो हम इस 100 की जगह कितने से गुना कर देते? 20 से गुना कर देते। ऐसा कोई सा भी पूछता तो हम उसी प्रतिशत से क्या कर देते? गुना कर देते। देखिए क्वेश्चन एक और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रमेश अपनी आय का 20% बच्चों की पढ़ाई पर तथा शेष राशि का, कुछ नया आया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। उसने बोला शेष राशि का, शेष राशि का 16 सही 2/3% घर खर्च, और फिर जो शेष रहेगी उस शेष राशि का 12.5% अन्य खर्चे करने के बाद वह 8400 रुपये की क्या करता है दोस्तों? बचत करता है। तो बताइए उसकी आय क्या होगी? तो एक बात बताइए दोस्तों, हम आय 100 माने और 100 का 20% सोल्व करें, फिर बच गई 80%। 80% का 16 सही 2/3% सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है और कैलकुलेशन भी बहुत टफ पड़ती है। तो दोस्तों आपको फ्रैक्शन बनाकर बताया था मैंने, तो ध्यान दीजिए। 20% की बात करूं तो 20% का आप प्रतिशत हटाओगे तो बोलोगे 1/5 होता है सर, 1/5 होता है। ऐसे ही 16 से ही 2/3% का मतलब बात करूं तो आप बोलोगे प्रतिशत हटाते ही कहोगे कि सर 1/6 होता है। और 12.5% की बात करूं तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। दोस्तों तीनों प्रतिशत को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, यानी भिन्नों में बदल दिया। अब इन्हीं भिन्नों के आधार पर हम काम करेंगे। देखिए रमेश अपनी आय का 20% बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करता है। मान लीजिए उसकी आय 5 थी, रमेश की आय 5 थी, लेकिन 1 का उसने क्या कर दिया? बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा कर दिया। जब 5 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बच गया भाई? 4। बोला सर आप बचत क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि अभी हमें लास्ट में बचत ही तो दी गई है, तो बचत का मान निकालते हैं कितना आता है। यानी 5 में 1 खर्चा कर दिया तो बचत कितने की रह गई? 4 की। अब देखिए यहाँ से शेष राशि की बात करूँ कि 6 उसकी आय है, 6 में से उसने 1 खर्चा कर दिया। 6 उसकी आय है, 6 में से 1 उसने खर्चा कर दिया, तो बचत कितने की रह गई? 5 की। और यहाँ से बात करूँ कि सर आय उसकी 8 है, 8 में से उसने 1 खर्चा कर दिया, तो बचत कितने की रह गई? 7 की। ये बात समझ में आई क्योंकि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में इन सारी बातों को डिस्कस कर लिया था। तो ध्यान दीजिए, हम इनको सॉल्व करते हैं। जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट दीजिए। देखो 5 इस 5 से कट रहा है, क्योंकि ये सारी संख्याएं इन सारी संख्याओं से कटती हैं, तो काट दीजिए आप लोग। 4 से काटा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। और कोई नहीं कट रहा तो 6 और 2 गुना हुआ तो 6 दूनी
12 हो गई, यहाँ से बच गया 7। तो दोस्तों इसके बारे में क्या कहोगे कि 12 उसकी आय थी, 12 शुरुआती, क्योंकि देखना 5 6 8, 5 6 8 शुरुआती मूल्य होते हैं, तो शुरुआती मूल्य उसकी आय थी, 12 आय है, और अब 7 उसकी क्या रह गई, बचत रह गई। 7 उसकी क्या रह गई, बचत रह गई। तो जो 7 बचत है, उस 7 बचत का मतलब कितना है दोस्तों, 8400 है। उस बचत का मतलब कितना है, 8400। और 8400 का मतलब बचत में यूनिट कितनी आई, 7। गुना जो पूछे, आय पूछिए, आय के लिए कितने से गुना कर दूं, 12 से। तो आप सॉल्व करोगे, 7 से घटा तो 1200, और 1200 जब 12 से गुना होगे तो 14,400। तो बताइए उस व्यक्ति यानी रमेश की आय कितनी है, 14,400 है। दोस्तों एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, और आप भी उस क्वेश्चन को वीडियो को पुश करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सुरेश अपनी आय का 25% शिक्षा पर, फिर वही बात, शेष का 40% भोजन पे, तथा शेष जो बच गया उसका 11.1/9% अन्य खर्चे करता है, और वह 300 रुपये दान देता है। 300 रुपये दान देने के बाद वह 2100 रुपये की बचत करता है। तो बताओ उसकी आय क्या होगी। एक बात बताओ दोस्तों, ये उसने बोला कि 300 रुपये दान देता है, मान लो वो दान नहीं देता, 300 रुपये दान नहीं करता, तो ये 300 रुपये उसी व्यक्ति यानी सुरेश के पास बचते या नहीं बचते। तो सुरेश के पास 2100 अब बच रहे हैं, 300 वो दान नहीं करता, तो 2100 और 300 कुल मिलाकर उसके पास 2400 रुपये की बचत होती या नहीं होती। तो दान की गई राशि को यदि मैं सुरेश को वापस कर दूं, तो आप कह सकते हो कि सर उसके पास कुल बचत होगी अपनी 2400 रुपये की। कितनी होगी, 2400 रुपये की। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। उसने कहा कि 25% शिक्षा पे, तो 25% का मतलब आप जानते हो, 25% का मतलब जानते हो 1/4, 1/4 बोल रहा है 40%। 40% का जैसे ही प्रतिशत हटाओगे तो आप बोलोगे 2/5, 2/5। फिर आगे कह रहा है शेष का 11.1/9%, 11.1/9% का प्रतिशत हटाओगे तो आप बोलोगे 1/9। देखिए दोस्तों इनमें क्या किया उसने, मैं कह दूं कि उसकी आय 4 थी, आय उसकी 4 थी, और एक वो खर्चा कर चुका है किस पर भाई, शिक्षा पर, क्योंकि 25% शिक्षा पे है, तो 4 में से एक खर्चा कर दिया किस पर, शिक्षा पे। तो बताइए उसकी बचत कितनी होगी, 3 की बचत होगी। 5 उसका खर्चा आय थी, और 5 में से वो 2 खर्चा कर चुका है किस पर, भोजन पर, क्योंकि 40% का मतलब किस पर है, भोजन पे। तो 5 में से आप बोल रहे हो कि सर 5 जब आय थी तो 2 खर्चा करा, 5 उसकी आय है, 2 खर्चा कर रहा है, 5 में से 2 खर्चा कर दिया तो कितना बचत रह गया, 3 रह गया। ये बात सही है। आगे देखिए 11.1/9% का मतलब क्या है, 9 जब उसकी आय होती है, 9 उसकी आय होती है, उसमें से एक वो खर्चा कर देता है किस पे, अन्य खर्चा। तो 9 में से एक खर्चा कम कर दिया, तो बताओ उसकी बचत कितनी है, 8 की। तो देखिए दोस्तों इनको सॉल्व करते हैं, और आपको पता है मैंने बताया कि ये तीनों संख्याएं इन तीनों संख्याओं से कटती है, तो आप काट दीजिए। बोलोगे सर 4 से काटा, 4 दूनी 8 हो गई, 3 से काटा, 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 कटा 3 से। तो आपने बोला कि सर इधर अपनी जो राशि बनी आई है वो केवल कितनी आई है, 5 आई है, और इधर सारा कट गया, केवल 2 बचा। तो आप क्या कहोगे, सर 5 उसकी आय है, 5 उसकी आय है, और 2 उसकी बचत है, 2 उसकी क्या है, बचत। देखना 4 में से एक खर्चा कम करने के बाद 3 बचत है, 3 बचत है, 8 बचत है, तो टोटल बचत कितनी आ गई, 2 आ गई। और आपको बताया प्रश्न में टोटल बचत है 2400, टोटल बचत है 2400। इस 2400 का मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। और उसने पूछी है आय, तो आय के लिए कितने से गुना कर दूं, 5 से। तो गुना करोगे 5 से, काटोगे 2 से, और तो आ गया 6000, क्योंकि 2 से काटा 2400 को तो 1200 आया, और 1200 जब 5 से गुना होगा तो 12×5 = 60, यानी 6000 रुपये आ जाएगा। देखिए दोस्तों एक थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन और लेते हैं इसी संबंध में, और चलिए उस क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 15 महीनों में एक कार खरीद सके। यदि वह उसी कार को 12 महीने में खरीदना चाहे,
वो कह रहा है कि वो इस प्रकार से बचत करता है ताकि 15 महीनों में एक कार खरीद सके। यदि वह उसी कार को 12 महीने में खरीदना चाहता है तो अपनी बचत को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ना तो आपके पास आय है, ना बचत है, ना व्यय है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने बताया कि वही कार 15 महीने में खरीदी जा रही थी पहले, और अब वो कितने महीने में खरीदना चाह रहा है, 12 महीने में। तो जो 15 और 12 है, जो 15 और 12 है, इन दोनों के आधार पर मैं एक समतुल्य राशि ज्ञात करूं, एक समतुल्य राशि ज्ञात करूं कि 15 और 12 दोनों का लैसे देख दूं मैं, तो दोनों का लैसे बताओ कितना आएगा, 60 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर वो टोटल उसकी जो आय है वो 12 महीने में कमाए या 15 महीने में कमाए, बचत करे, ताकि कितना रुपए बचत होगी, 60 बचत हो जाएगी। देखो 15 महीने में करे या फिर 12 महीने में, दोनों की समतुल्य राशि मैंने कितनी निकाल दी, 60। ये 60 रुपये बचाना चाहता है वो कितने महीने में, 15 महीने में। ध्यान देना, 15 महीने में बचाना चाहता है। पहले की बात है कि वो 15 महीने में 60 रुपये बचाए, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं मात्र कितने महीने में बचाऊं, 12 महीने में। तो सुनना दोस्तों, ध्यान देना, 15 महीने में वो 60 रुपये बचाते हैं, 15 महीने में 60 रुपये बचाए, तो आपको पता है 15 का भाग 60 में दोगे तो आप बोलोगे 4 रुपये प्रत्येक महीना वो बचाएगा, 4 रुपये प्रत्येक महीना उसे बचाना पड़ेगा। ये बात सही है, क्योंकि 15 चौक 60, 4 रुपये प्रत्येक महीना। लेकिन जब वो 12 महीने में कमाना चाहे या बचाना चाहे तो आप बोलोगे 12 पंजे 60, यानी 5 रुपये प्रति महीना बचाना है। पहले वो बचाता था 4 रुपये प्रत्येक महीने के, लेकिन अब वो बचा रहा है 5 रुपये प्रत्येक महीने के। तो आप बोलोगे सर उसने बचत में 1 की वृद्धि करी है। देखो पहले 4 में, अब 5 में, तो 1 की वृद्धि करी है, लेकिन 1 की वृद्धि कितने पर हुई है, प्रारंभिक 4 रुपये बचाता था, प्रतिशत बनाऊँ तो 100 से, तो आप बोलोगे सर 25% उसको अपनी बचत को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वह उसी कार को मात्र कितने महीने में खरीद सके, 12 महीने में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक अगली टाइप, और देखिए अगली टाइप कैसी है, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अगली टाइप है और क्वेश्चन लिखा गया है, यदि इनकम टैक्स की दर 21% बढ़ जाए और शुद्ध इनकम उसकी 4% कम हो जाए तो बताइए इनकम टैक्स की दर क्या होगी। दोस्तों एक बात बताओ, आप जितनी भी राशि कमाते हो उसमें से आप टैक्स भरने के बाद जो राशि बचती है वो शुद्ध इनकम कहलाती है। अब इसने क्या बोला कि जैसे ही टैक्स की, सुनना इस बात को, आप टैक्स के रूप में जो राशि आपकी 21% में कट कर जा रही थी, आप टैक्स जब 21% बढ़ेगा तो आपकी एक राशि कटेगी, सही बात है, और अपनी शुद्ध इनकम में 4% की कमी आ जाती है। तो जो राशि इधर कट कर इनकम टैक्स वालों के पास गई है वो राशि अपनी पॉकेट में से गई है, क्योंकि अपनी पॉकेट में से इतनी राशि कटी जिसको कौन ले गए, इनकम टैक्स वाले ले गए। बात सही है, अभी भी बात समझ में नहीं आई तो ध्यान दीजिएगा एक बार। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए मैं 5,000 रुपये कमाता हूँ, 5,000 रुपये में से मैं बात करूँ कि सर 1,000 रुपये मैं टैक्स देता हूँ, टैक्स कितना देता हूँ, 1,000 रुपये टैक्स देता हूँ, तो 4,000 मेरी पॉकेट में रहते हैं, यानी मेरी शुद्ध इनकम हो गई 4,000। हुआ क्या कि टैक्स की दर बढ़ गई और आप अब टैक्स देने लग गए 1,500 रुपये। टैक्स कितना देने लगे, 1,500। आप कमा 5,000 रहे थे, पहले 1,000 टैक्स दे रहे थे तो 4,000 आपकी शुद्ध इनकम थी, लेकिन जैसे ही टैक्स बढ़ा आप 1,500 रुपये टैक्स देने लगे, तो भाई अपनी जो पॉकेट में राशि आएगी वो मात्र कितनी आएगी, 3,500 रुपये आएगी। तो आप देखना, मुझे एक बात बताना कि सर इधर टैक्स वाले आपसे 500 रुपये ले गए, तो आपकी शुद्ध इनकम 500 रुपये क्या हो गई, कम हो गई। ये बात सही है, क्योंकि जितनी राशि इधर टैक्स के रूप में कटी है उतनी राशि अपनी शुद्ध इनकम में से क्या हुई है, कम हुई है। यदि मैं इन दोनों की परसेंटेज की बात करूं तो ध्यान दीजिए, आप बोलोगे सर टैक्स 500 रुपये बढ़ा है, और ये 500 रुपये कितने पर बढ़ा है, 1,000 पे बढ़ा है, गुना में कितने, 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो करके 0 0, तो आप बोलोगे टैक्स कितना बढ़ गया भाई, 50% बढ़ गया। टैक्स कितना बढ़ा, 50, और अपनी आय कितनी कम हुई, बोला सर 500 कम होगी। ये 500 कितने पर कम हुई, 4,000 पे कम हुई, गुना में कितने, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से काटा तो 25, मतलब 12.5%। तो आप एक बात कह दोगे, इनकम टैक्स की दर 50% बढ़ जाने के कारण
शुद्ध इनकम 12.5% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर 21% बढ़ जाने के कारण शुद्ध इनकम 4% कम हो जाती है। तो बताइए दोस्तों, ये 500 रुपये अपनी इनकम में से कम हो रहे थे, ये 500 रुपये टैक्स वाला ले जा रहा था, तो बताओ 500 और ये 500 बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? तो आप कहोगे कि सर बराबर हैं। तो देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। आप बोलोगे कि सर इनकम टैक्स के रूप में जो राशि 21% के रूप में आती है, इनकम टैक्स जैसे ही 21% बढ़ता है, यानी 21% में जो राशि आती है वो अपनी शुद्ध इनकम में कितने परसेंटेज के रूप में कम होती है? बोला सर 4% के रूप में कम होती है। तो जितनी राशि इनकम टैक्स के रूप में 21% में बढ़ेगी, उतनी की उतनी राशि शुद्ध इनकम का 4% क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोनों के बीच में मैं बराबर लगा दूँ तो बात सही है या गलत है? तो यहाँ से देखिए, इनकम टैक्स ऐसे कैसे रख लिया और शुद्ध इनकम को इधर ले आया, गुना की राशि इधर आएगी तो भाग में आएगी। तो आप बोलोगे सर शुद्ध इनकम हो गई। तो बताना मुझे, बराबर 4 पहले से इधर विराजमान था, 21 को इधर ले गया तो बटे में हो गया 21। तो कहना क्या चाहोगे आप? सर 4 रुपये टैक्स देता हूँ, शुद्ध इनकम 21 होती है, मतलब 4 टैक्स भर के आता हूँ, 21 मेरी जेब में रखता हूँ। तो भाई बताना मुझे, 4 और 21 टोटल मिलाकर आपने कमाया कितना था? 25 रुपये कमाए हैं। टोटल कमाए कितने? 25। क्योंकि 25 रुपये कमाए जब भी तो 4 रुपये टैक्स दे गए और 21 रुपये अपने पास रख लिए। तो आपसे पूछा इनकम टैक्स की दर क्या होगी? भाई 4 रुपये आप टैक्स दे रहे हो, 4 रुपये आप क्या दे रहे हो? टैक्स दे रहे हो। और कितने रुपए में से दे रहे हो? 25 जो आपने कमाया है उसका। तो बटे में 25 और गुना में कितने? 100। तो 25 चौक हो गया 100, 4 चौक 16। तो बताओ इनकम टैक्स की दर कितनी परसेंटेज है? 16% है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं और आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि यदि इनकम टैक्स की दर 12% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर क्या होगी? तो वही बात कि जो राशि 12% के रूप में टैक्स में कटती है, वही राशि 3% के रूप में अपनी आय में से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि सर जो इनकम टैक्स के रूप में जो राशि 12% में कटती है, जो राशि 12% में कटती है, वही राशि अपनी शुद्ध इनकम में कितना प्रतिशत? 3% के रूप में क्या होती है? कम होती है। प्रतिशत जरूर आपको अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन भाई राशि जो कट रही है, जो 12% में टैक्स वाले ले जाएंगे, अपनी राशि का कितना परसेंट होगी? वो 3% होगी। तो भाई दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह दूंगा कि इनकम टैक्स बटे में शुद्ध इनकम, इनकम टैक्स बटे में शुद्ध इनकम, तो बोलोगे 3/12। तो आप कहोगे सर 3 रुपये टैक्स दिए हैं, 12 मेरी जेब में हैं, तो मैंने 12 और 3 टोटल मिलाकर 15 रुपये कमाए हैं। कितने कमाए हैं भाई? 15 कमाए हैं। तो आपसे पूछा गया इनकम टैक्स की दर क्या होगी? 3 रुपये आप टैक्स दे रहे हो, 3 रुपये आप टैक्स दे रहे हो, कितने में से दे रहे हो? 15 रुपये में से, और गुना में 100 प्रतिशत बनाया, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। तो आप बोलोगे सर टैक्स की दर कितनी प्रतिशत है? 20%। ठीक है दोस्तों, आगे एक टाइप और लेते हैं और वो टाइप होगी परीक्षा संबंधित प्रश्नों की, जिसमें वैन आरेख और परीक्षा संबंधित के जितने प्रश्न हैं हम आगे वाली टाइप में सॉल्व करेंगे। और देखिए अगली टाइप, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है परीक्षा संबंधित हम बात करेंगे अब। और वो क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है, जहाँ 80% लड़के और 70% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास होती हैं। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? पास होती हैं। तो बताइए उस विद्यालय का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा, यानी पासिंग रिजल्ट क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, आपको बताया गया है कि उस विद्यालय में लड़के और लड़कियां, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो बताया 2:3। 2:3। दोस्तों आपके पास जो उनकी संख्याओं का अनुपात आया है, संख्या नहीं आई। अब जब भी कोई अनुपात मिलता है तो उस अनुपात को आप संख्या में बदलते हो तो क्या करते हो कि किसी एक निश्चित राशि से गुना करते हैं।
अब निश्चित राशि आप लोग x मानते हो, लेकिन x में वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो मैं कह दूँ आप लोगों को कि यदि मैं दोनों को 100 से गुना कर दूँ तो ये लड़के हो जाएंगे 200, लड़कियां हो जाएंगी 300। दोस्तों आप x मानकर करोगे तो भी आंसर वही आएंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा। आप बोलोगे सर आपने 100 से क्यों गुना किया? क्योंकि हम बात परसेंटेज की कर रहे हैं, और परसेंटेज में यार आपको पता है कि अधिकतम प्रतिशत 100 होती है। तो देखिए मैं कह सकता हूँ कि सर 200 तो लड़के हो गए और 300 लड़कियाँ हो गई। क्लियर हुई इतनी बात? 200 तो लड़के हैं और 300 लड़कियाँ हैं। आगे क्या कह रहा है? जहाँ 80% लड़के 200 हैं, 200 का यदि आप 80% देखते हो तो आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, कैलकुलेशन आसान हुई। तो 8 दूनी 16 यानी 160 जो लड़के हैं, और 70% लड़कियां टोटल 300 हैं का 70% आप देखोगे तो बटे में 100 लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो 16 किया 7 या 21 यानी 210 लड़कियां क्या हो गई? पास हो गई। फिर बोला है कि विद्यालय का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा। एक बात बताओ, उस विद्यालय में 200 लड़के थे, 300 लड़कियां थी। उन 200 लड़कों में से 160 लड़के पास हुए हैं, 300 लड़कियों में से 210 लड़कियां पास हुई हैं। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर टोटल मिलाकर 370 जने पास हुए हैं। टोटल मिलाकर कितने जने पास हुए हैं? 370 जने पास हैं। इस 370 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी। तो बताओ कुल टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 300 और 200 500। 500 विद्यार्थियों में से सर 370 पास हुए हैं, और प्रतिशत बनाया तो कितने से गुना कर दूंगा? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब 5 का भाग 370 में दोगे तो आप बोलोगे 5 7 35 हो गए, 5 चौक 20 हो गया। तो उस विद्यालय का जो उत्तीर्णांक प्रतिशत रिजल्ट रहा है वो कितना प्रतिशत रहा है? 74%। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा ही और लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की तिगुनी है। मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुनी है, और बोल रहा है जहाँ 30% लड़कियाँ अनुत्तीर्ण होती है। अनुत्तीर्ण का मतलब भाई फेल होती है। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होती है? फेल होती है। और 80% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास होते हैं। तो बताओ उस विद्यालय का अनुत्तीर्णांक, मतलब आपको जो फाइनल रिजल्ट बताना है वो कौन सा बताना है? फेल वाला बताना है। बोला सर हमें फेल का रिजल्ट बताना है। तो देखिए क्या करें दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला बॉयज़ और गर्ल्स की बात करूँ मैं, बॉयज़ और गर्ल्स, तो आप बोलोगे जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से तिगुनी है। लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से क्या है? तिगुनी है। तो भाई लड़के जैसे मान लो 1 हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? 3 हो गई। तो जो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 1:3 है, और राशि बनाऊं यानी संख्या बनाऊं तो दोनों को 100 से गुना कर दूं। इतनी बात तो क्लियर हुई। अब हमें अनुत्तीर्णांक प्रतिशत बताना है, तो सभी की अनुत्तीर्णांक प्रतिशत ही लेनी पड़ेगी। देखो 30% लड़कियां अनुत्तीर्ण होती हैं, सही है, लेकिन 80% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण यानी पास होते हैं। तो भाई बताना 20% लड़के क्या होते हैं? फेल होते हैं, यानी अनुत्तीर्ण होते हैं। क्योंकि हमें टोटल क्या बताना है? फेल का परसेंट बताना है। तो बताइए, आप बोलोगे सर 30% लड़कियाँ, 30% लड़कियाँ बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 30 दिया 90। 90 लड़कियाँ फेल होती हैं और 20% लड़के फेल होते हैं। तो इसका 20% आप देखोगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो 20 लड़के फेल होते हैं। टोटल मिलाकर बताइए 90 लड़कियां और 20 लड़के, तो आप कह दोगे कि सर 110 कैंडिडेट फेल हुए। 110 कैंडिडेट फेल हुए, और 110 कैंडिडेट कितने में से फेल हुए? 300 और 100 400 में से। 300 और 100 400 में से। प्रतिशत बनाया तो 100 से गुना कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, 4 का भाग लगाया, 4 दूनी हो गया 8, बच के 3, 30 हो 4 संते 28, तो 27 सही 1/2%। 27 सही 1/2%। तो बताओ उस विद्यालय का अनुत्तीर्णांक प्रतिशत कितना आया? 27 सही 1/2। और यदि आपको पास वाला प्रतिशत बताना है तो 100 में से कितना घटा देंगे? 27 सही 1/2%। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न और पूछे जाते हैं जो परीक्षा संबंधित प्रश्न ही होते हैं। हाँ मानते हैं वो प्रश्न आपको भाषा के आधार पर भी हो सकता है कि किसी ऑफिस में
हिंदी बोलने वाले भी हैं, अंग्रेजी बोलने वाले भी हैं, दोनों बोलने वाले भी हैं, या फिर चाय कॉफ़ी पीने के आधार पर भी हो सकता है। तो आप चाहे कैसा भी हो, हम क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें एक वेन डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी होता है, और उस वेन डायग्राम की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए। वेन डायग्राम कैसे होता है ध्यान दो। वो कह रहा है कि मान लो एक विषय है आपके पास गणित है, ये विषय है आपका गणित, टोटल गणित है, और एक विषय आप मान रहे हो साइंस, एक विषय मान रहे हो साइंस यानी विज्ञान। तो दोस्तों मुझे एक बात बताना, ये पूरा गणित था, पूरा क्या था, गणित है, और ये पूरा क्या है, विज्ञान है। तो आपके दिमाग में एक विचार आया कि सर ये जो बीच में आ गया, ये वाला, ये बीच में जो कटकर आया है वो क्या है। तो आप बोलोगे ये वाला भाग गणित में भी है, ये वाला भाग विज्ञान में भी है। तो बताओ इस वाले भाग को मैं दोनों का कॉमन भाग बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, कि सर ये दोनों का क्या है, कॉमन है। मतलब कॉमन का मतलब विज्ञान में भी है और गणित में भी, यानी उभयनिष्ठ पार्ट है। तो दोस्तों एक बात बताना, ये पूरा यदि गणित है, पूरा यदि ये गणित है जिसमें से ये कॉमन था, कॉमन क्या था, विज्ञान का भी है और गणित का भी, तो आप इस वाले भाग के बारे में बोलोगे कि सर ये केवल गणित बच गया, ये केवल कौन बचा है, गणित बचा है। बोलो क्यों, क्योंकि गणित ये पूरा था, उस पूरे में से विज्ञान वाला पार्ट जो कॉमन था आप हटा दोगे, तो ये वाला जो पार्ट बचेगा वो केवल क्या बचेगा, गणित बचेगा। तो इसी प्रकार से ये वाला भाग आप बोलोगे सर ये केवल क्या बच जाएगा, विज्ञान है, केवल कौन है ये, विज्ञान। अर्थात इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जैसे एक बात कीजिए, आप लोग बताओ कि सर एक क्वेश्चन आया कि 60% हैं गणित में पास होते हैं, 60% गणित में हैं, 50% हिंदी में पास होते हैं या विज्ञान में बोल दो, और 45% दोनों में पास होते हैं, 45% दोनों में पास होते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो दोनों में फेल होते हैं। तो एक इस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका ध्यान देना एक बार। आप बोलोगे सर हमें एक बनानी है गणित, ये बनाई हमने गणित और ये बनाया विज्ञान, दोनों को काटा क्यों, क्योंकि दोनों की परसेंटेज दोनों के बारे में कहा है। तो वो कह रहा है कि ये वाला जो भाग है वो दोनों का है, ये वाला भाग किसका है, दोनों का है। ये वाला भाग पूरा आपने माना था गणित के बारे में, किसके बारे में माना था, गणित के बारे में, और ये पूरा भाग माना था आपने विज्ञान के बारे में। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि यदि इस पूरे गणित में से, पूरा गणित है, उस गणित में से दोनों का मतलब विज्ञान वाला हिस्सा हटा देता हूँ, तो ये वाला हिस्सा आप क्या बोलोगे कि सर ये केवल किसका बच रहा है, केवल यानी केवल अकेली गणित का बच रहा है। किसका बच रहा है, केवल गणित का बच रहा है। ऐसे ही ये वाली बात की बात करूँ भाग की, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो भाग बचेगा वो केवल कौन बचेगा, विज्ञान बचेगा। केवल कौन बचेगा, विज्ञान बचेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। उसने बोला दोनों 45% है, दोनों कितने हैं, दोनों का हिस्सा 45% है, दोनों का हिस्सा कितना है, 45% है। और गणित का टोटल हिस्सा कितना था भाई, गणित का टोटल 60 है, 60 में से अब ये पूरा 60% है, पूरा कितना प्रतिशत है, 60। उस 60 में से 45% दोनों में आता है, तो मात्र केवल 15% ही तो है जो किस में आता है, गणित में, क्योंकि 15 और 45 जोड़ोगे तो 60 होंगे। तो आप बोलोगे केवल 15% गणित में पास होते हैं, 45% दोनों में पास होते हैं। अब बात करें विज्ञान का टोटल था 50%, विज्ञान का था 50%। तो बताइए आपने बोला कि टोटल है जो 50 है, उस टोटल 50 में से 45% जो पार्ट था वो दोनों का था, मतलब 45% में गणित भी आ गया। तो केवल विज्ञान का कितना बच गया भाई, 5%। केवल विज्ञान का कितना बच गया, 5। तो आप कह सकते हो केवल गणित में 15% पास होते हैं। सुनना, पास वालों की संख्या निकाले, देखो पास वालों की बात करूँ तो आप बोलोगे 15% केवल गणित में पास होते हैं, 5% केवल विज्ञान में पास होते हैं, और 45% दोनों में पास होते हैं। ये सारे कैंडिडेट हैं जो पास होते हैं। तो जोड़कर देखिए 45 और 5 50 और 15 65।
आप बोलोगे सर 65% कुल पास होते हैं, कितने प्रतिशत में से? 100 में से। जब 65 घटाया तो 35% दोनों में क्या होते हैं भाई? फेल होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी देखो हम आगे क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन कैसे बनता है वो वाला क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी हिंदी में, 70% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। यदि 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल होते हैं? तो चलिए दोस्तों, दो विषय हैं अपने पास, एक है आपका गणित और एक है आपका हिंदी। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो आप बोलोगे ये वाला जो डायग्राम बनाया है वो केवल किसका बनाया है? हिंदी का बनाया। और हिंदी में टोटल कितने हैं भाई? 65% है। हिंदी में टोटल कितने हैं? 65% है। और बात करें दूसरे डायग्राम की, ये वाला डायग्राम बनाऊँ मैं, ध्यान देना एक बार। ये वाला डायग्राम है केवल किसका है? गणित का है, यानी मैथ्स का है। और मैथ्स में कितने हैं? 70%। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप बोलोगे सर हिंदी में 65% हैं और गणित में 70% है। ये जो दोनों का कॉमन पार्ट है, इस कॉमन में कितने परसेंट पास हो रहे हैं? 60%। एक बात और ख़ास भाई, इनमें देख लेना, आप जब भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो तो इनकी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। इकाई समान मतलब सारे क्या तो फेल वाले होने चाहिए, सारे पास वाले होने चाहिए। सारे पास वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे फेल वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ फेल कुछ पास हैं तो सबको क्या तो फेल बनाना है या सबको पास बनाता है, वो वाली बात हम अगले क्वेश्चनों में करेंगे। ध्यान देना एक बार। बोला 60% दोनों का है, 60% दोनों का है। दोस्तों मुझे बताओ, ये जो सर्किल आप बना रहे हो, ये टोटल सर्किल, इस टोटल सर्किल का मतलब है 65%। इस टोटल सर्किल में आपने कितना ऐड कर चुके हो? 60 ऐड कर चुके हो। तो बताओ ये वाला जो बच गया पार्ट, वो मात्र कितना परसेंटेज आ रहा है? 5%। और ये 5% को आप कहोगे केवल हिंदी में पास होते हैं, केवल हिंदी में पास होते हैं। ऐसे देखना, ये पूरा सर्किल था, पूरा सर्किल 70% है, जिसमें से 60% दोनों का है। तो केवल गणित का कितना प्रतिशत रह गया भाई? 10%। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप कह दोगे कि सर पास वाले की देखो, पास वाले कितने कैंडिडेट होते हैं, हम बात करते हैं। ध्यान देना एक बार, पास कितने कैंडिडेट होते हैं? 5% सर केवल हिंदी में पास होते हैं, 10% केवल गणित में पास होते हैं और 60% दोनों में पास होते हैं। है तो पास वाले ही। तो 60 और 10 70 5 75% पास होते हैं कुल। तो भाई फिर 25% क्या होते हैं? फेल होते हैं। तो बताओ अपना आंसर कितना आएगा? 25%। तो उसने बोला कि दोनों विषयों में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो फेल होते हैं। तो कितने विद्यार्थी भाई? 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या होते हैं? फेल होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए अगला। और देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी विज्ञान में, 68% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं, 27% दोनों विषयों में फेल होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 70% उसने पास बताए, 68% उसने पास बताए। भाई 70% पास बता दिए और 68% पास बता दिए, लेकिन 27% उसने क्या बताए? फेल बताए। फिर आगे कह रहा है कि 600 विद्यार्थी वाली उस कक्षा में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या होते हैं? पास होते हैं। तो मुझे बताओ, जब 70% विद्यार्थी विज्ञान में पास हो रहे हैं तो जनाब 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल भी होते हैं। क्या होते हैं? फेल होते हैं। फिर आप बोलोगे 68% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं, तो आप ये कह दोगे कि सर 32% यानी 32% क्या होते हैं? फेल होते हैं। किस में? हिंदी में फेल होते हैं। और दोनों में कितने प्रतिशत फेल होते हैं? 27% फेल होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाया और देखो भाई उसका कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास होंगे। पास वालों की संख्या तो हम बाद में बता पाएंगे, पहले उनकी प्रतिशत तो बतानी पड़ेगी। तो बताइए, ये वाला जो विषय था वो विज्ञान का था और विज्ञान में आपको कुल मिलाकर कितने फेल करने हैं? 30% फेल करने हैं। और ये वाला विषय था आपका हिंदी, हिंदी में आपको कुल मिलाकर 32% फेल करना है। तो देखिए, लेकिन दोनों विषयों में क्या हुआ है कि 27% विद्यार्थी ऐसे थे जो क्या हुए हैं? फेल हुए। दोनों विषयों में 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हुए हैं? फेल हुए।
तो आप क्या बोलोगे, विज्ञान में कुल मिलाकर हमें 30% फेल करना है, जिसमें से 27% फेल हो चुका है। तो केवल विज्ञान की बात करूँ तो 3% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल विज्ञान में फेल होते हैं। ऐसे ही बात करूँ, हिंदी में टोटल 32% फेल होते हैं और 27% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो चुके हैं। तो बताइए, केवल हिंदी में 27 और 32, तो 5% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी में क्या होते हैं, फेल होते हैं। ये बात समझ में आई। तो अब देखिए, अब टोटल फेल वाले की परसेंटेज बताओ। 3 फेल होते हैं, 27 तो 30 हो गए, और 5 35। तो आप कह दोगे कि सर फेल होते हैं टोटल 35%, तो पास होंगे टोटल 65%, क्योंकि 100 में से घटाओगे तो 65%। बात समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या बोला कि बताइए 600 विद्यार्थियों वाली उस कक्षा में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो दोस्तों एक बात हो, अपने पास कुल विद्यार्थी 600 हैं और कुल प्रतिशत कितनी होती है, 100। बात सही है। और आपको बताना है दोनों विषयों में पास, तो कितने प्रतिशत हो गए, 65 से गुना कर दिया। तो सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 को 5 से गुना किया, 6 पंजे 30, 6 छंगे 36 और 3 गुण 40। 390 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या होते हैं, पास होते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% विज्ञान में, 80% गणित में पास होते हैं, 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो बताना है कि कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो दोस्तों एक बात बताओ, 70% जो बंदे हैं वो विज्ञान में पास होते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर 30% ऐसे हैं जो क्या होते हैं, फेल होते हैं। क्या होते हैं, फेल होते हैं। बात सही है। आप बोलोगे 80% गणित में पास होते हैं, तो सर 20% कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या होते हैं, फेल होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और 10% दोनों विषयों में फेल हैं, तो सारी इकाई फेल वाली हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। एक ये विषय लिया और एक ये विषय लिया। ये विषय आपने बोला कि सर ये गणित का है, और गणित में कुल मिलाकर आपको 30% फेल करवाने, क्योंकि अब सारी इकाई फेल वाली चाहिए, तो गणित में कितने प्रतिशत फेल करवा रहे हो, 30%। सॉरी, विज्ञान में करवा रहे हैं हम ये बात, विज्ञान में करवा रहे हैं कितने प्रतिशत, 30%। और गणित में कितने करवा रहे हैं दोस्तों, गणित में करवा रहे हैं आप 20%। अब ध्यान देना, ये जो कॉमन पार्ट है वो दोनों का है, ये जो कॉमन पार्ट है वो किसका है, दोनों का। और दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, 10। तो आप कह दोगे कि सर दोनों में 10% है, विज्ञान में कुल मिलाकर आपको 30% फेल करवाने हैं, तो केवल विज्ञान में 20% ही विद्यार्थी फेल होते हैं। केवल विज्ञान में कितने, 20%। गणित में कुल मिलाकर 20 हैं, जिसमें से 10% दोनों के हैं, तो बताइए बच गए कितने, 10% ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल होते हैं। तो फेल वालों की संख्या आप काउंट कीजिएगा, 20 और 10 30 और 10 40। तो आप कहोगे कि सर फेल होते हैं 40%, तो बताइए पास फिर कितने होते हैं, पास के लिए बोलोगे सर 60%। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। सुनना, 144 विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास होते हैं, और दोनों विषयों का पास वाला परसेंटेज कितना है, 60 है, गुना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 100। 0 से 0 काटा, 6 दूनी 12 हो गए, और बच गए 2, 6 चौका 24। तो बताओ 2400 स्टूडेंट ऐसे हैं, 1 मिनट, 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौका 24, 240 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुल उस कक्षा के विद्यार्थी होंगे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलिए, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 43% 43% है, तो बताइए उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। पूर्णांक होता है कि टोटल परीक्षा कितने नंबरों की हुई थी। तो दोस्तों हमें पता है कि टोटल परीक्षा जो भी होती है, प्रतिशत में बात करूँ तो प्रतिशत में पूर्णांक अपना होता है, बोला सर 100% पूर्णांक होता है। अब बताइए, एक विद्यार्थी ने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किए थे, 40% अंक प्राप्त करे, लेकिन वह 18 अंकों से फेल हो गया।
और उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक है 43%। न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब क्या होता है कि कम से कम न्यूनतम पासिंग आपको 43% तो लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। तो उस विद्यार्थी ने लिए थे 40% ही, और कितने नंबरों से फेल हुआ था? 40% लेता है और 18 नंबरों से फेल हो जाता है। तो दोस्तों हम उसको 18 नंबर और दे दें तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और 40% खुद लेता है, 18 आपने दे दिए, तो जैसे ही आपने 18 नंबर और दिए तो वो क्या हो गया? पास। और पास होते ही दोस्तों उसकी 43% बन चुकी है या नहीं बनी? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से देख लो। उसने कहा कि एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है, तो 18 नंबर और दे दें उसको तो वो पास हो गया। पास होते ही उसकी परसेंटेज बन गई 43%। तो भाई प्रतिशत को एक तरफ करें तो बताओ, 40 उधर गया, 43 के पास, तो आप बोलोगे 3% आया। और 3% का मतलब कितने नंबर हो गए? 18। तो दोस्तों 1% का मतलब 3 भाग में जाएगा, तो 18 में 3 का भाग लगा तो कितने आ गए? 6। और हमें पूर्णांक बताना है, वो टोटल कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो बताओ, 1 को 100 से गुना किया तो 100, और 6 को 100 से गुना किया तो 600। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना प्रतिशत है दोस्तों? 600 नंबर की वो परीक्षा हुई थी। एक क्वेश्चन ऐसा ही और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी भी था, वो 36% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 8 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? अभी हम बात कर रहे थे न्यूनतम उत्तीर्णांक, पासिंग लाइन। एक विद्यार्थी इसके नीचे रह गया 32% लेकर, और वो कितने नंबरों से फेल हो गया? 20 नंबरों से। यदि उसको 20 नंबर और दे देते तो वो इस लाइन पर आ जाता, यानी पास हो जाता। लेकिन दूसरा विद्यार्थी था, वो इस लाइन से ऊपर गया, 36% नंबर लिए उसने, और न्यूनतम उत्तीर्णांक इस लाइन से कितना ऊपर चला गया? वो 8 अंक ऊपर चला गया। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे, आप कह दोगे कि बोला सर 32% अंक लेता है, 32% अंक लेता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है, 20 नंबर और दे दूँ तो वो क्या हो गया? पास हो गया। आप कहोगे कि सर वो पास हो चुका है, सही बात है। दूसरा विद्यार्थी था, वो 36% अंक प्राप्त करता है। कितना? 36% अंक प्राप्त करता है, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना अंक फालतू लाया है? वो 8 अंक ज़्यादा ले आया है। तो उसके 8 अंक कम कर दूँ तो वो भी केवल क्या होगा भाई? पास ही तो होगा। तो ये पास और ये पास, तो आप दोनों को क्या कह सकते हो? बराबर कह सकते हो। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं और प्रतिशत का मतलब देखते हैं कि 1% का मतलब कितने अंक आता है। तो आप कहोगे 36% इधर आएगा, 32 में से 36 घटेगा तो आप बोलोगे 4% हो गया। और 20 8 के पास गया तो 28, 20 8 के पास गया तो 28। तो 1% का मतलब हो गया 7 अंक। 1% का मतलब हो गया 7 अंक। पूछा है पूर्णांक कितना प्रतिशत होता है? 100%। 1 का मतलब 7 नंबर है, तो 100 का मतलब कितना हो गया? 700 अंक। तो दोस्तों वो परीक्षा कितने नंबरों की थी, यानी कितना पूर्णांक था उसका? 700 अंक था। यदि मान लो वो कह दे कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, अभी देखो परीक्षा में पास होने के लिए यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या था, तो आप बोलोगे, बोला सर 1% का मतलब आया 7 अंक। 1% का मतलब आया 7 अंक। मैं यदि 1 को 32 से गुना कर दूँ, 1 को 32 से गुना कर दूँ तो 7 भी 32 से गुना होगा। तो आप बोलोगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22। तो वो विद्यार्थी 224 नंबर लेता है, ये वाला 224 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो रहा था, तो 20 नंबर और आ गए। तो आप बोलोगे 244 नंबर पे वो क्या होते हैं? पास होते हैं। 244 नंबर पे क्या होते हैं? पास। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत बनानी है, 244 पे पास होते हैं। 244 कितने में से चाहिए? 700 में से चाहिए। और परसेंटेज बनाऊँ तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 7 या 21 बच गए 3, 7 चौक 28 हो गया। 28 के बाद में 4 और 2 6 बच गए, तो 34 सही 6/7% क्या है भाई? न्यूनतम उत्तीर्णांक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं इसी का एक नया वीडियो और लेकर। जब तक बाय बाय।